और बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान के तहत प्राप्त एमओयू के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन पर कमर कस ली है। प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने मंगलवार को शासन सचिवालय में इस संबंध में समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निवेशकों के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रखने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के दूरदर्शी और सक्रिय नेतृत्व में राजस्थान में निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाना संभव हो रहा है। यूडीएच सचिव वैभव गालरिया ने राइजिंग राजस्थान के दौरान प्राप्त एमओयू के जिलेवार कार्यान्वयन और निपटान के संबंध में वीसी के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में नोडल अधिकारी राकेश शर्मा ने निवेशकों को भूमि आवंटन और एमओयू के निस्तारण के लिए जिला प्रशासन द्वारा किस तरह से राज्य निवेश पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी गई। और वहीं बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश दाधीच ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि अशोक गहलोत उपचुनाव में पार्टी की बुरी तरह से हार के गम से अब तक उभर नहीं पाए हैं, तो वही इसके कारण वे आए दिन अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक जानकारी के आधार पर सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। उन्होंने गहलोत को तथ्यों के आधार पर बयानबाजी की सलाह देते हुए कहा कि उत्तरी राजस्थान के नहरी क्षेत्र की नहरों से 32 लाख किसानों को रबी की फसलों के लिए इस बार हरिके डैम में पानी कम होने के बाद भी 5 बार पानी दिया गया है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कहा कि इस बार हरिके डैम में अपेक्षा के अनुरूप पानी नहीं आने के कारण 51% ही भर पाया था, जिसके बाद भी राज्य सरकार ने पहले से अपने हिस्से का पानी लेकर किसानों को पानी की आपूर्ति करवाई है। वर्तमान में हरिके डैम से 4000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डैम में पानी की कमी को देखते हुए किसानों को 4 बारी पानी देने का सुझाव था, लेकिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किसानों के दर्द को समझते हुए अधिकारियों को किसानों के लिए पूरा पानी देने के निर्देश दिए थे। इसके चलते समय से पहले ही इस बार इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत इतिहास में पहली बार समय से पहले बांध से पानी लेकर पूरी पानी की आपूर्ति की गई है। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के तहत मंगलवार को बीजेपी जयपुर शहर जिला अध्यक्ष की घोषणा की गई। इस बीच संगठन पर्व 2024 के प्रदेश चुनाव अधिकारी नारायण पंचरिया के निर्देशानुसार जयपुर शहर निर्वाचन अधिकारी नारायण सिंह देवल ने बताया कि जयपुर शहर जिला अध्यक्ष पद पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अमित गोयल निर्वाचित हुए हैं। जिला संगठन चुनाव के दौरान जिला प्रवासी के रूप में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी उपस्थित रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने जयपुर शहर नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष अमित गोयल को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया और शुभकामनाएं दी। इस दौरान बीजेपी प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक, सह प्रभारी भवानी शंकर शर्मा, रजनीश चनाना, बीजेपी प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ सहित बीजेपी पदाधिकारियों ने गोयल को शुभकामनाएं दी और मिठाई खिलाई। और शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नियुक्त न्यास मित्र के गुप्ता ने सीवरेज अधिकारी के जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। सीवरेज संबंधित कोई भी शिकायत अब पेंडिंग नहीं रहेगी, जिस पर तुरंत कार्रवाई होगी। शहर में चल रहे सभी होटलों में से निकलने वाला गंदा पानी का कनेक्शन अब सीवरेज लाइन से जोड़ना अनिवार्य होगा। नोटिस मिलने के बाद 7 दिनों में नहीं करवाने पर नगर परिषद की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। शासन सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में मंगलवार को यू डाइस और अपार के कार्यों और राइजिंग राजस्थान के तहत हुए शिक्षा विभाग के एमओयू की प्रगति को लेकर एक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में समस्त जिलों से मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और प्रतिनिधियों ने शिरकत की। शासन सचिव ने सभी जिलों से एमओयू के सभी माइलस्टोन स्टेजों को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित कार्य में आ रही समस्याओं पर भी चर्चा की। उन्होंने एमओयू के क्रियान्वयन पर निवेशकों की यथासंभव सहायता करने के लिए भी निर्देशित किया।
और डिस्कॉम्स चेयरमैन भारती डोगरा ने जयपुर सिटी सर्किल के अभिकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि आने वाली गर्मियों में उपभोक्ताओं को बिना किसी बाधा की बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बिजली की मांग में बढ़ोतरी का आकलन करते हुए लाइन मेंटेनेंस के काम अभी से पूर्ण कर लिए जाएं। आरती डोगरा जयपुर शहर वृत्त उत्तर और दक्षिण में अभियंताओं के साथ मंगलवार शाम को विद्युत भवन में बिजली की निर्बाध आपूर्ति की तैयारियों को लेकर समीक्षा कर रही थी। उन्होंने सिटी सर्किल के अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि ट्रिपिंग की समस्या वाले क्षेत्रों में एचटीएम विग के अभियंताओं के साथ जीएसएस का निरीक्षण करें और वहां मेंटेनेंस के काम को प्राथमिकता से पूरा कराएं। भार के अनुकूल अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाए जाएं। और भारतीय किसान संघ ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक धरना लगाया। इस दौरान किसानों ने कहा है कि प्रदेश में किसानों को बगैर बाधित 6 घंटे बिजली और 2 बारी में पानी देने की मांग को लेकर धरना लगाया गया है। किसानों ने बताया है कि किसान लंबे समय से बिजली और पानी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही, जिसके चलते किसानों ने रोष है और आज भारतीय किसान संघ द्वारा धरना लगाया गया है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि यदि किसानों की मांगें नहीं मानी जाती है तो भारतीय किसान संघ सड़कों पर उग्र आंदोलन करेगा। इंदिरा गांधी नहर को रबी फसल को बचाने के लिए अतिरिक्त पानी की जरूरत है कि हमारा राजस्थान सरकार ने विधान तो करवा दिया है। इन्होंने 5 बारी दी है, 5 बारी से फसल पकेगी नहीं, जिसमें बीपीएम की बैठक में इन्होंने सरन फीडर को उसके निर्माण कार्य के लिए राजस्थान केनाल के किसानों को मारा जा रहा है। तो ये हमारी सिंचाई विभाग की ना इंसाफी है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के चाहे फर्स्ट चरण हो चाहे द्वितीय चरण हो, यदि इस बारी इन्होंने 2 अतिरिक्त पानी नहीं दिया तो पूरी फसल खत्म हो जाएगी किसान की। तो किसान आज रोड पर आ चुका है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी हो, हमेशा किसानों का स्वतंत्र बिहार हो रहा है। दूसरी हमारी है जो बिजली में बिलों में भारी भरकम जो छूट थी उसको इन्होंने बंद कर दिया है। कटौती हो रही है ट्यूबवेलों पर, बहुत अधिक ट्यूबवेलों पर कटौती हो रही है। 6 घंटे बिजली नहीं है, 3 घंटे में कट मार दिया जाता है। फसल क्लेम है 2021 से लेकर 2024 तक, आज तक एक पैसा भी नहीं है। इन बातों को लेकर हमने आज भारतीय किसान संघ के एक दिन का सांकेतिक धरना लेकर जिला कलेक्टर को हम अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। और रसोईया संघ ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार जो भी बजट सत्र के अनुसार घोषणा करने जा रही है उसमें रसोइयों को भी थोड़ी देर बाद राहत जरूर प्रदान की जाएगी, ताकि रसोइयों को प्रतिमाह के 2146 रुपए दिए जा रहे हैं। इसमें से हमारा घर परिवार का लालन पालन नहीं हो पा रहा है। सरकार ने 53,000 की भर्ती जो है निकाली। इस बीच उसने रसोइयों को भी शिक्षा विभाग में शामिल किया जाए, ताकि रसोइयों का अनुभव के आधार पर उनको भी शामिल किया जाए। ज्ञापन देने वाले प्रदेश अध्यक्ष मांगीलाल निनामा बांसवाड़ा, जिला के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण लाल चरपोटा, बागीदौरा के राकेश निनामा, घाटोल से रावजी भाई पांडोर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से कृषि क्षेत्र में उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण एवं स्वरोजगार मुखी बनाने के उद्देश्य से राज्य कृषि विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और निजी क्षेत्र में कार्यरत कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों व पदाधिकारियों के साथ शासन सचिव व कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल की अध्यक्षता में मंगलवार को पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। शासन सचिव ने राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि संकाय संचालित निजी विश्वविद्यालय और निजी क्षेत्र में कार्यरत कृषि महाविद्यालयों के अधिकारियों व पदाधिकारियों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने और निजी कृषि महाविद्यालयों के संचालन के लिए क्षेत्रीय आवश्यकताओं, छात्रों, सभी हितधारकों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए कमेटी के गठन के निर्देश प्रदान करे। उन्होंने कृषि क्षेत्र में उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगारमुखी बनाए जाने पर जोर दिया। प्रतापगढ़ जिले की कोटडी थाना पुलिस ने सोमवार रात नाकाबंदी में एक कार सवार तस्कर को 30 लाख रुपए कीमत के 149.54 ग्राम एमडी ड्रग के साथ
गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर आजम खान पुत्र अजीज मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में थाना खाराकुआ क्षेत्र का रहने वाला है। एसपी विनीत कुमार राव बंसल ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पर्वत सिंह व पुलिस उपाधीक्षक वृत्त अनोट चंद्रशेखर पालीवाल के सुपरविजन और एसएचओ कोटड़ी अरोड़ खोट में टीम द्वारा सोमवार को चुपना कोटड़ी रोड जमुखरा कट्टे पर नाकाबंदी की जा रही है और इसी दौरान चुपना मुवाई रोड पड़ी की तरफ से एक एमईओ टीटीआई कंपनी की कार आती हुई नजर आई। नगर परिषद की अनदेखी के कारण इन दिनों कस्बे में गंदगी का आलम पसरा हुआ है। नगर परिषद की ओर से सफाई व्यवस्था के लिए सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं, लेकिन कर्मचारी कचरे के ढेर वही छोड़ रहे हैं, जिससे दुर्गंध उठ रही है और आम जन को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। लेकिन उचित मॉनिटरिंग न होने से कर्मचारी सफाई के नाम पर भी लेपापोती कर रहे हैं, कचरे के ढेरों की मौके पर छोड़ देते हैं। नगर परिषद की ओर से कचरे को उठाने की सही व्यवस्था नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार डैम्प रोड, मोहना नगर, कृष्णा कॉलोनी, कर्मचारी कॉलोनी, झारेडा रोड, शुभ कॉलोनी, राजकीय जिला चिकित्सालय की प्रयोगशाला के सामने, बस स्टैंड आदि क्षेत्रों में इन कचरे के ढेर लगे देखे जा सकते हैं, जिससे ढेरों में से हमेशा दुर्गंध उठती रहती है, जिससे कि आमजन को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर में राज्य जल मंत्रियों के सम्मेलन में जल आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें जल संरक्षण के उपायों को अपनाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना चाहिए। शर्मा ने इस आयोजन को सहयोगात्मक संघवाद की मिसाल बताते हुए जल प्रबंधन के लिए सुव्यवस्थित रोडमैप बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के जल जीवन मिशन और राम जल सेतु लिंक परियोजना की सराहना की, जो राजस्थान के लाखों लोगों को पेयजल और सिंचाई सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने जल गुणवत्ता निगरानी, आधुनिक तकनीकों और भूजल पुनर्गठन के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पाटिल ने 2047 तक देश को जल सुरक्षित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया और कहा कि राजस्थान को संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना के तहत अधिक पानी मिलेगा। ओडिशा और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने भी जल संरक्षण में राज्य सरकार के प्रयासों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने जल कलश सेरेमनी में हिस्सा लिया और जल संचय जन भागीदारी से संबंधित विभिन्न योजनाओं का लॉन्च किया। मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने महाराणा प्रताप गौरव केंद्र पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत जल संचय जन भागीदारी के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ऐसे हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सम्माननीय सीआर पाटिल जी, माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा मोहन चरण मांझी जी, माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा माणिक साह जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय राजभूषण चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ अरुण साव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश मुकेश अग्निहोत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री कर्नाटक डीके शिवकुमार जी, सचिव जल शक्ति मंत्रालय सुश्री देवाश्री मुखर्जी जी, सचिव पेयजल भारत सरकार अशोक कुमार मीणा जी, भारत के विभिन्न राज्यों से पधारे माननीय मंत्रीगण, सभागार में उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी प्रतिभागी, मीडिया के मेरे साथी बंधु, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि ये द्वितीय अखिल भारतीय जल मंत्री सम्मेलन राजस्थान में है, मैं इस राजस्थान की शक्ति की और भक्ति की इस भूमि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये राजस्थान का ऐसा नगर है, इसको
झीलों की नगरी कहा जाता है। आप इस झीलों की नगरी में पधारे हैं। निश्चित रूप से हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सीआर पाटिल जी को कि उन्होंने ये कार्यक्रम यहां रखा है। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राज्य दल मंत्रियों के दूसरे सम्मेलन के आयोजन के लिए आपने उदयपुर को चुना है। मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जैसा मैंने कहा सीआर पाटिल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस विभाग में और जल संचय के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अलग से जल शक्ति मंत्रालय बना करके देश की जल की समस्या को समझा और उसको समझते हुए उसको समाधान के लिए आगे बढ़ते हुए उन्होंने काम किया। 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा तब हमारा देश कैसा होगा, इसकी एक रूपरेखा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 के रूप में हमारे सामने रखी है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 का सपना हम सभी देख रहे हैं। हम सपने को साकार करने में जल आत्मनिर्भरता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में जल राज्यों का एक विषय है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों ने जल को राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग का विषय बना दिया है। इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं के सहयोगात्मक संघवाद की जो परिकल्पना की थी, उसका मन, वचन एवं कर्म से पालन करने का कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। राज्य जल मंत्रियों का ये सम्मेलन भी उसी भावना की जीती जागती एक मिसाल है। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच ने हमें जल जीवन मिशन और नदियों को जोड़ने की परियोजनाएं जैसी योजना दी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संकट को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने जल संरक्षण को देश के विकास के एजेंडे में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। और सर्वोच्च प्राथमिकता क्योंकि उन्होंने एक मंत्रालय इसके लिए अलग से बनाया और उसकी योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वित के लेकर काम कर रहे हैं। इन योजनाओं के दूरगामी प्रभाव ने केवल गांव-गांव में शुद्ध जल उपलब्ध कराएंगे, बल्कि कृषि, उद्योग और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने देखा होगा, घटते हुए जंगल, वन, सिकुड़ती हुई नदियां, कम होते हुए हमारे पहाड़, ये हमारे पर्यावरण के लिए घातक हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि जिस तरह से हमारे संस्कृति में, हमारे विचार में, हमने जो हमारे ऋषि मुनियों ने, क्योंकि हम नदियों को पूजते हैं, हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम वृक्षों को पूजते हैं, उसका ये सटीक उदाहरण है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारी प्रकृति को संचय करने के लिए यह आवश्यक है। और राज्य के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी 19 फरवरी को विधानसभा वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। इसी के साथ उप मुख्यमंत्री ने राज्य के 2025-26 के बजट को अंतिम रूप दे दिया है और इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव देवाशीष प्रोष्टी, शासन सचिव नवीन जैन, शासन सचिव कुमार पाल गौतम और इसी के साथ साथ तमाम लोग मौजूद रहे।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत राजस्थान सरकार ने 19 फरवरी को डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के तहत नक्शा प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत राज्य के 10 नगरीय निकायों जैसे कि भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बगरू, बहरोड, नवलगढ़ और नाथद्वारा में ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से भूमि क्षेत्र की डिजिटल मैपिंग की जाएगी। यह परियोजना भूमि अधिकार अभिलेखों का डिजिटलीकरण करेगी, जिससे कि भूमि संबंधित सूचनाएं पारदर्शी और आसानी से साझा की जा सकेंगी। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खडमा ने कहा कि इस परियोजना से शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी और शहरी भूमि प्रबंधन में सुधार होगा, तो वहीं भूमि विवादों में कमी आएगी और संपत्ति के स्वामित्व की जानकारी डिजिटल रूप से आसानी से उपलब्ध होगी। स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश यादव ने जन सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया और अधिकारियों से इस परियोजना को सफल बनाने का आह्वान किया। इस परियोजना का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर चंद्रशेखर राव पेमसानी द्वारा किया गया। इस प्रोजेक्ट शहरी भूमि प्रशासन को पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनाएगा। और पूर्व उप महापौर अशोक कुमार आचार्य ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य 5000 छात्रों तक सह शैक्षणिक सामग्री पहुंचाना है। इस पहल के दूसरे चरण में 485 विद्यार्थियों को आईरेक्स इंटरनेशनल कंपनी द्वारा स्कूल बैग और ज्यामिति बॉक्स, पानी की बोतल और टिफिन जैसी सामग्री वितरित की गई है और यह आयोजन बीकानेर के मेहरासर गांव के 2 विद्यालयों में हुआ है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जिससे कि 255 छात्र छात्राएं और मां सरस्वती विद्या मंदिर जिसमें कि 230 छात्र छात्राएं शामिल हैं। इस पहल को पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी, विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल और अंशुमान सिंह भाटी की प्रेरणा से आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रबंधक, स्टाफ सदस्य और अभिभावकों के आईरेक्स इंटरनेशनल कंपनी के प्रतिनिधि दर्शन आचार्य का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अविनाश मीणा, ललित सोढ़ा, पूजा राठौर, तिलोक चावरिया, नेहा कंवर, आशीष आचार्य, मदन लाल मारू, भंवर सिंह, करड़ी सिंह, चेतन पेमा राम मारू, प्रेम काबरी, धर्मपाल, मनोज कुमार, राजेश कुमार, राधाकिशन, कुशाल, गणेश मारू सहित स्थानीय नागरिक भी उपस्थित रहे। आचार्य ने बताया है कि यह पहल जो है भविष्य में जारी रहेगी और 5000 विद्यार्थियों तक सह शैक्षणिक सामग्री पहुंचाने का उनका लक्ष्य जारी रहेगा। और खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर हनुमानगढ़ पुलिस को मंगलवार को जयपुर मुख्यालय से नए वाहनों का बेड़ा प्राप्त हुआ, जहां पुलिस उप महानिरीक्षक और सह पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जहां पर आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा आवंटित किए गए वाहनों में एक 4 पहिया इंटरसेप्टर वाहन और 2 पहिया इंटरसेप्टर वाहन शामिल है। ये पहली बार है जब 2 पहिया वाहनों पर इंटरसेप्टर सेवा शुरू की जा रही है। हालांकि इस 2 पहिया इंटरसेप्टर वाहनों का रजिस्ट्रेशन अभी बाकी है और इसके अलावा 9 नई मोटरसाइकिलें भी प्राप्त हुई हैं, जिन्हें ट्रैफिक विभाग और उन थानों में वितरित किया जाएगा जहां वाहनों की कमी है। डीआईजी ने शहर के यातायात व्यवस्था के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि सतीपुरा में चल रहे ओवरब्रिज निर्माण और सीवरेज लाइन बिछाने के कार्य के कारण उत्पन्न यातायात समस्या से निपटने के लिए 30 अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। बढ़ते शहरीकरण के मद्देनजर डीआईजी ने बताया है कि बड़े मॉल्स के सामने अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए या तो नगर निगम परिषद द्वारा ट्रैफिक पुलिस को क्रेन उपलब्ध कराई जाए या फिर बड़े शहरों की तर्ज पर उठाने के लिए टेंडर जारी किए जाए। इस संबंध में नगर परिषद की ओर से प्रस्ताव भेजा गया, जिस पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।